Yes, first we will take your attendance and then we will start the class. खुशी सिंह, Present, sir. पूजा पटेल, Present, sir. मैत्री पटेल, Present, sir. मैत्री शाह, Present, sir. विश्वा, Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. अनु प्रसाद, Present, sir. और कोई इनमें से आया? आदित्य, स्वास्तिक, खुशी गामित, भूमिका गामित, भूमिका गामित, इनमें से कोई नहीं? और जल्दी से बताओ नाम अपना। हीर, हितेश, Hitesh is present. And what about Bhumika Gamit? It is not. चलो, हितेश इज प्रेजेंट. ठीक है, अटेंडेंस हो गया आप लोगों का. All of you are getting the screen? Yes? Yes, sir. वर्क, एनर्जी एंड पावर. हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? कल की क्लास में हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे? कल मैंने आपको एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट बताया था और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सर्कुलर मोशन भी हमने कंबाइन किया था, अगर आपको याद है तो. ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट? यस और नो? Yes, sir. आज हम स्प्रिंग फोर्स पे बात करेंगे, मतलब स्प्रिंग फोर्स का बिहेवियर स्टडी करेंगे और स्प्रिंग फोर्स किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखता है. आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, है ना. पोटेंशियल एनर्जी of spring force. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फोर्स. ठीक है,
तो सपोज करो हमारे पास कोई स्प्रिंग है, अब बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ना। सपोज हमारे पास कोई स्प्रिंग है और हमने उसको इस तरह से कंप्रेस किया। देखो पहले तो मैंने स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ में रखा है। देखो दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अभी मैंने इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करी, है ना। सो दिस इज योर नेचुरल लेंथ ऑफ योर स्प्रिंग। और सपोज करो मैंने इसको किसी ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया और इस ब्लॉक का मास कितना है, m गिवन, ठीक है। एंड दिस इज योर ग्राउंड सरफेस, ये आपका ग्राउंड का सरफेस है जहाँ पे इस ब्लॉक को हमने रखा हुआ, ठीक है। तो अभी जो स्प्रिंग का नेचुरल स्टेट है, इस स्टेट को हम बोलते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अभी स्प्रिंग आपकी जिस स्टेट में है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मतलब अभी इसकी लेंथ में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी। सो दिस इज योर नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाया, है ना। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन के हिसाब से मैं आपको फोर्स का वैल्यू यहाँ पे बताते जाऊँगा। जैसे कि अभी ये सपोज करो x इज इक्वल टू 0 पे है, दिस इज योर पोजीशन, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे हमारे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि अभी तक हमने स्प्रिंग के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी। अगर मैं स्प्रिंग को कुछ भी नहीं करूँगा तो स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। बट अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया। इस ब्लॉक पे मैंने राइट साइड एक फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग आपकी इलोंगेट हो जाएगी, है ना। ये स्प्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो जाएगी, है ना। आप सभी मानते हो इस बात को। कुछ टाइम के बाद ये जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो जाएगी इस तरीके से। मैं एक और डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे ही आपने फोर्स लगाना शुरू किया तो फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये स्प्रिंग जो है आपकी कुछ इलोंगेट हो गई, ठीक है। इसकी लेंथ में कुछ स्ट्रेचिंग हो गई। अब ये यहाँ तक थी, अब ये थोड़ी और स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो फाइनली ये ब्लॉक आपका यहाँ पे आ गया। अभी जो ब्लॉक है आपका इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या थी, x इज इक्वल टू 0 थी। इस पॉइंट पे आपकी पोजीशन क्या थी, x इज इक्वल टू 0। जब पोजीशन 0 थी तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना था, 0 था, क्योंकि स्प्रिंग के साथ हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी, है ना। पोजीशन 0 थी तो स्प्रिंग का फोर्स भी क्या था, 0 था। लेकिन जैसे ही आपने इसकी पोजीशन चेंज करी, पोजीशन चेंज कैसे करी, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, इसकी वजह से इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। मतलब अब ये यहाँ पे कहीं पहुँच गई। तो सपोज करो इसकी पोजीशन में x का चेंज आया। कितनी लेंथ का चेंज आया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ का चेंज आया, इस लेंथ को मैं बोलता हूँ x लेंथ, ठीक है। सपोज करो x लेंथ का चेंज आया इसकी पोजीशन में, है ना। इसकी पोजीशन में जो है x लेंथ का चेंज आया। अब इस चेंज की वजह से क्या होगा, जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहती है ना। स्प्रिंग की हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज
tendency of spring is such that it always tries to regain its original configuration. It always tries to regain its original configuration. मतलब जो आपकी स्प्रिंग है वो हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहती है. अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है? ये इसकी जो नेचुरल लेंथ है ना, जो इसकी नेचुरल लेंथ है यही इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना. जब इसके साथ कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, कोई भी छेड़ाखानी नहीं हो रही है, ये अपनी इसी पोजीशन पे वापस आना चाहती है ना. स्प्रिंग हमेशा अपनी नेचुरल स्टेट में रहना चाहती. लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने एक्सटर्नल फोर्स से इलोंगेट किया. तो इलोंगेट किया तो स्प्रिंग क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, which is opposite to the external force. Spring will apply the restoring force which opposes the external force. रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी तभी तो ये वापस अपनी शेप में आना चाहिए, है ना. तो दिस फोर्स इज नोन एज योर स्प्रिंग फोर्स और इट इज ऑल्सो नोन एज योर रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो स्प्रिंग लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना. वो स्प्रिंग लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द एक्सटर्नल फोर्स. जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ठीक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स और यू कैन से रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग लगाती है, it is directly proportional to the change in position. मतलब अभी जैसे मैंने इसको x पोजीशन आगे ले गया, अभी सपोज करो मैं जितना ज़्यादा x का वैल्यू इंक्रीज करता उतना ज़्यादा इस स्प्रिंग का फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होता जाता, है ना. देखो किसी को आप अपने घर से जितना दूर ले जाओगे, सपोज करो ये स्प्रिंग का होम है, ठीक है, स्प्रिंग का होम कहाँ पे है, इस पोजीशन पे. अब इसको आप अपने घर से जितना दूर लेके जाओगे उतना ज़्यादा ये फोर्स लगाएगा घर की तरफ आने के लिए. तो स्प्रिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है ना. द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्स, है ना. जितना ज़्यादा आप दूर इन एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, बट दिस फोर्स विल एक्ट इन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स, है ना. ये जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है एक्सटर्नल फोर्स. इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स बट विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट लग रहा है. अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड डिस्प्लेस किया है ना, अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड डिस्प्लेस किया है ना, हमने इसको कहाँ डिस्प्लेस किया, राइट साइड. तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लग रहा है, लेफ्ट साइड. स्प्रिंग फोर्स कहाँ पे लग रहा है, लेफ्ट साइड. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं जिससे हम ये बताते हैं कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. जितना आप उसको डिस्प्लेस करोगे जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा. ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वो लगता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, है ना.
अब वर्क डन का डेफिनेशन तो हम सबको पता है. अच्छा ये बताओ मेरे को कि इज दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स और इट इज अ वेरिएबल फोर्स. वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू इज दैट is this force is a constant force or variable force. What are your suggestion about this? Is this force is a constant force or it is a variable force? What is your opinion? Anyone from your side? Variable. Variable force. Why it is Variable. very good. Why it is variable? Okay, you are right. It is a variable force. Variable is correct answer. But why it is variable? It has the function of x. Very good. It is the function of x. It is depending on x. You can see here force is a function of your x, which is your position. ठीक है? Hence it is a variable force. Okay. अब वेरिएबल फोर्स के लिए अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. कैसे निकालेंगे वर्क डन हम? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? यस, पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालते हैं. जब भी फोर्स हमारा वेरिएबल होता है तो हम पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, विच इज एफ इंटू डी एक्स, एंड देन वी इंटीग्रेट इट टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन. है ना? वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालने का यही मेथड है. एंड वी विल इंटीग्रेट इट विद इन द प्रॉपर लिमिट्स. है ना? अब x की वैल्यू आप सपोज करो 0 से लेके x तक वेरी करा रहे हो. ठीक है, तो आप इसको 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर दोगे. फोर्स का वैल्यू आपको पता ही है. फोर्स का वैल्यू कितना है? दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. तो आई विल राइट हियर स्प्रिंग फोर्स. This is your spring force. So spring force is minus kx into dx from 0 to x. This will be minus kx square by 2. ठीक है, तो इसका वर्क डन कैसा आया? देखो नेगेटिव आया. जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है उसका नेचर कैसा है? देखो नेगेटिव. है ना? ये जो वर्क डन हमें मिला है नेगेटिव मिला है. अब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट द कर्व फॉर दिस, अगर मैं एफ एक्स कर्व प्लॉट करूं, है ना, इफ आई प्लॉट द एफ एक्स कर्व हियर, अगर मैं एफ एक्स कर्व यहाँ पे प्लॉट करूँ, मुझे किस तरह का शेप मिलेगा? यहाँ पे देखो, ठीक है. इफ आई प्लॉट हियर एफ एक्स कर्व, सपोज दिस इज योर फोर्स एक्सिस एंड दिस इज योर पोजिशन. तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इसको जब आप प्लॉट करोगे, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन. ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, विच इज हैविंग द नेगेटिव स्लोप. इसको प्लॉट कैसे करोगे?
x की वैल्यू 0 पुट करो तो फोर्स की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू -k आएगी। -k मतलब नेगेटिव एक्सेस में जाना पड़ेगा मुझे, इस तरह से। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू -2k आएगी। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे, यहाँ पे नेगेटिव x की वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आपको इस तरह की एक लाइन मिलेगी, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ लाइन। ठीक है, ये सारे डॉट्स को जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको इस तरह की एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, जो ओरिजिन से पास होती हुई आपको दिखाई देगी। ये सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे। So this is the equation of f is equal to minus kx. This is the equation of f is equal to minus kx. एकदम से स्क्रीन विजिबल था, अब कहाँ चला गया? Let me open once again. Wait for 1 minute. I am opening the screen. ठीक है, तो एक बार चेक करो स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। No, sir. नाउ विजिबल? नाउ इट इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे सारे पॉइंट्स को, है ना, तो आपको इस तरह से एक लाइन मिल जाएगी। तो ये जो आपकी इक्वेशन होगी, दिस विल बी योर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू पुट करते जाना। x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स आपको नेगेटिव मिलेगा, x की नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे फोर्स आपको पॉजिटिव मिलेगा, x की ज़ीरो वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स का वैल्यू भी आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके अंडर का जो एरिया होगा, है ना, इसके अंडर का जो एरिया होगा, फिर से स्क्रीन चले गया, ये हो क्या रहा है? नॉट गेटिंग एग्जैक्टली। अब इसके अंडर का जो एरिया होगा, देखो ठीक है, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा, इसके अंडर का जो ये एरिया होगा, ये हमें क्या देगा? एरिया अंडर एफ एक्स कर्व विल गिव व्हाट? एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, इट विल गिव वर्क डन, है ना, इट विल गिव व्हाट? वर्क डन। वर्क डन ही तो मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा देखो, निकाल के देखना चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। देखो ये इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की है ना, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की इक्वेशन। और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे
इंटीग्रेट करोगे ना, यहाँ पे आप एक सपोज करो एक स्ट्रिप ले लो छोटी सी और इसकी थिकनेस ले लो dx, तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये फोर्स का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा, माइनस के एक्स। तो यू विल इंटीग्रेट दिस माइनस के एक्स डी एक्स, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। ये जितनी भी स्लिप्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसके अंडर का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल गिव यू द वर्क डन which is the area under this curve. Area under this curve will give you the work done. बात समझ आई? तो ये तो हमने स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकाला। अभी सपोज करो हमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। ये तो हमने स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकाला ना, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें कितना देना पड़ेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स आपका माइनस के एक्स है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स प्लस के एक्स देना पड़ेगा इस बॉडी को आगे की तरफ चलाने के लिए। अगर स्प्रिंग फोर्स आपका माइनस के एक्स है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना देना पड़ेगा, प्लस के एक्स देना पड़ेगा ना। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होता है दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या होगा, प्लस के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, so this will be plus kx square by 2, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज योर पॉजिटिव and work done by spring force is your negative. So क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है कि हमें किसका वर्क डन पूछा हुआ है। हमें वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का पूछा है कि स्प्रिंग फोर्स का पूछा है। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स का वेक्टर देखो राइट साइड है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी राइट साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इफ थीटा इज 0 डिग्री देन cos 0 इज +1। सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स का वेक्टर देखो पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे की तरफ, दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है, 180 डिग्री, एंड वी नो दैट cos 180 डिग्री इज -1। इसलिए स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आपका नेगेटिव है और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई द स्प्रिंग फोर्स इज वर्क डन इज नेगेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन इज नेगेटिव। अब हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो स्प्रिंग है उसको हम 0 से ही डिस्प्लेस कराएंगे, है ना। जैसे कि हमने स्प्रिंग फोर्स निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स, तो हर बार ज़रूरी नहीं है आपका जो ब्लॉक हो या मास हो वो x इज इक्वल टू 0 पे ही हो। सपोज करो आपका ब्लॉक x इज इक्वल टू x1 पे है और आप x1 से लेके x2 तक उसको ले जा रहे, तो लिमिट्स यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। मतलब हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ब्लॉक है वो इस तरह से x इज इक्वल टू 0 पे ही दिया हो। कई बार हमारा ब्लॉक सपोज करो यहाँ पे गिवन होगा x इज इक्वल टू x1 पे सपोज करो, है ना, और हमें x1 से लेके x2 तक लेके जाना है उसको, ठीक है। तो उसके लिए वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार आपका जो ब्लॉक का पोजीशन हो वो x इक्वल टू 0 पे ही हो। ये तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट, है ना, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपका जो ब्लॉक इनिशियली रखा गया है x इज इक्वल टू 0 पे रखा गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक इधर ही हो। ब्लॉक हो सकता है इस पोजीशन पे हो, सो यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम x1 टू x2। ऐसे ही आप एक्सटर्नल वर्क डन का फोर्स निकालना चाहो तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम x1 टू x2, लेकिन अब यहाँ पे आपका फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स इंटू डी एक्स। गेटिंग इट? सो लिमिट्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा ब्लॉक किस पोजीशन से किस पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखोगे। स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव के एक्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमें Yes, एक चीज़ और पता चली, बड़े ध्यान से देखो, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस you will get work done by spring force is equal to x1 to x2, और you can also say x initial to x final, है ना, माइनस के एक्स डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, के एक्स इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इनिशियल से फाइनल भी आप जा सकते हो। ठीक है, के एक्स इनिशियल स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर बाई 2। तो अब बड़े ध्यान से देखो कि वर्क डन जो है, जो स्प्रिंग का वर्क डन है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो के तो कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। It is not depending on the path, it is depending on the point, position, है ना। Work done by spring force is depending on, you can write here, depending on initial and final position, and it is independent ऑफ पाथ। सो जो चीज़ें पॉइंट पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। कोई भी चीज़ अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है तो उसको एक नया नाम दिया गया है, इट इज़ नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि ये जो वर्क डन प्रोड्यूस हुआ है ये स्प्रिंग फोर्स से प्रोड्यूस हुआ है ना, तो ये फोर्स का नेचर कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो वर्क डन प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से ही तो प्रोड्यूस होता है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो नेचर होता है, स्प्रिंग फोर्स का जो नेचर होता है कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स is depending only on the initial and final position. Spring force is also known as conservative force in nature because work done by the spring force is dependent only on the initial and final position. इन दोनों पॉइंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट है और ध्यान से इसको रखें, ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब सपोज करो हमें यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो यहाँ पे भी अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो हमने एक ब्लॉक लिया, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाएंगे स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम। ठीक है, सपोज करो हमने एक ब्लॉक लिया, इसको हमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया। एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन सेज दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, टोटल एनर्जी विच इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, इसका कुछ मास है m, और फिर हमने इस ब्लॉक को एक्सटेंड किया। ठीक है, हमने इस ब्लॉक को कुछ एक्सटेंड किया, मतलब यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक एक्सटेंड किया। सपोज करो इस ब्लॉक को हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया xm पोजीशन तक। ठीक है, और फिर एक्सटेंड करने के बाद हमने इसको यहाँ से रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी होगी वापस अपनी इस शेप को रीगेन करने में, है ना। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी, है ना।
तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या होगी। अब जैसे ही आपने इसको एक्सटेंड किया, सपोज करो XM पोजीशन तक, है ना, तो जितनी की जितनी एनर्जी इस पॉइंट पे इसके पास होगी, सपोज करो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, ये वाले पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, और A पॉइंट पे इसके पास एनर्जी कितनी होगी, देखो मतलब A पॉइंट तक हमने इसको एक्सटेंड किया, तो A पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, इसके पास क्या होगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि A पॉइंट पे आने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, है ना, हमने इसको A पॉइंट तक खींचा, एक्सटेंड किया, फिर ये स्टॉप हो गया, फिर ये A पॉइंट से वापस इस पॉइंट की तरफ मूव करने लगा। इस पॉइंट को नाम दे दो B, लेट से, है ना, हमने इसको B से A तक खींचा, फिर ये A पे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी सब पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड होगी, विच इज़ हाफ के XM का स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के XM का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं, इस पर जो भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। वर्क डन दो ही फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो सकता है, या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, या तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या तो दोनों का मिक्सचर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर दिया, इससे ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे, तो इस पॉइंट पे ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे होगा, मतलब एक्सटेंड होने के बाद इस पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा ना, और फिर रेस्ट पे आने के बाद ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगी इसके पास सारी की सारी पोटेंशियल के फॉर्म में एनर्जी होगी। अब सपोज करो कुछ टाइम बाद आपका ब्लॉक इधर कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पहुंच गया, है ना, तो सपोज करो यहाँ से उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, x डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो अब इन द मिडवे कोई पॉइंट ले लेता हूँ C, ठीक है। अगर मैं C पॉइंट की बात करूँ, मिडवे पे कोई पॉइंट है, लेट से C, तो C पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, तो इसके पास दोनों तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो दैट विल बी हाफ m C पॉइंट पे VC स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूँ तो दैट विल बी हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई, हाफ kx स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये वापस इधर को पहुंचेगा, है ना, B पॉइंट पे, ठीक है, वापस B पॉइंट पे पहुंचेगा, तो B पॉइंट इसका क्या था, मेन पोजीशन, है ना। B पॉइंट इसका क्या था, यहाँ से वापस ये कुछ अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से ये कुछ ऑसिलेट करेगा, अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, फिर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये बाहर की तरफ आएगा, फिर इधर तक जाएगा, फिर स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, मैक्सिमम जितना जा सकता है उतना यहाँ तक जाएगा, फिर वापस अंदर आएगा, फिर यहाँ तक ही आ पाएगा मैक्सिमम, फिर वापस बाहर जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ ऑसिलेट करता रहेगा, है ना, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो एनर्जी जब तक कंजर्व रहेगी, अगर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, सारे सरफेस आपके स्मूथ है ना, तो ये ब्लॉक आपका इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। बात समझ आ रही है आप? कहने का मतलब ये है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी इन ऑल द सिचुएशंस, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन ऑल द सिचुएशन। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा, सपोज करो एक पोजीशन ऐसा भी होगा जब ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, तो x का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, x का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम सारा का सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा, है ना, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था ना, जैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी 8 जूल्स है, पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल्स है, तो टोटल एनर्जी कितनी है आपके पास, 10 जूल्स। अब होता क्या, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, तो कम होती जाएगी तो कितनी हो गई, 6 हो गई, तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई, अल्टीमेटली 10 हो गई।
फिर ये कितनी हो गई 4 हो गई, ये हो गई 6 हो गई, अल्टीमेटली कितनी हो गई 10 हो गई, है ना। फिर ये कितनी हो गई 4 से 2 हो गई, ये कितनी हो गई 8 हो गई, तो अल्टीमेटली कितनी हो गई 10 हो गई। फिर ये 0 हो गई, ये पूरी की पूरी 10 हो गई और ये भी 10 हो गई। ठीक है, ऐसा ही काइनेटिक एनर्जी के साथ भी हो सकता है ना। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करो तो ये 10 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 10। तो जब काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। और इनके बीच के पॉइंट्स की बात करूँ तो इनके पास दोनों एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो सेम कंसेप्ट स्प्रिंग के साथ भी होगा। जब आपका x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 पे जैसे हमने x इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो सारी की सारी आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट थी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट थी। अब हम अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी। तो ए पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी हमारी, ध्यान से देखोगे तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर, और सी पॉइंट पे कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी सी स्क्वायर या वी स्क्वायर। तो जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन मिलेगा, दैट इज v इज इक्वल टू, अगेन स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन मिलेगा, है ना, बहुत ही शानदार रिलेशन मिलेगा। और इसी रिलेशन को आपको याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे ये रिलेशन आपका एनर्जी कंजर्वेशन से ही निकल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये रिलेशन याद है तो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, है ना। तो अब हमने कहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ हम इस पॉइंट पे थे कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होगी, एनर्जी एट पॉइंट ए विच इज़ इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी। तो वी कैन राइट हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन राइट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम इंटू एक्स एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम इंटू एक्स एम। ठीक है, k बाई एम इंटू एक्स एम। तो यहाँ से हम एनर्जी को x के साथ प्लॉट भी कर सकते हैं, है ना। अगर मुझे एनर्जी को x के साथ प्लॉट करना है तो देखो यहाँ पे आपको पैराबोलिक फंक्शन मिलेगा, यू कैन सी हियर k बाई एम इंटू एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होगी, है ना, वो एनर्जी जो होगी आपकी एक्स एम से कैसे रिलेट करेगी, कुछ इस तरह से रिलेट करेगी, पैराबोलिक वे में रिलेट करेगी। इनका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। यू विल सी दैट जब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। देखो इस तरह से आपको इनका कर्व मिलेगा। ये सपोज करो एनर्जी है और ये आपकी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रही है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी देखो, जब ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, है ना। तो इस तरह से इसका कर्व आएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जब काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी देखो ज़ीरो हो जाएगी, मिनिमम होगी, है ना। ये मैक्स होगी तो ये मिन होगी, ये मिन होगी तो ये मैक्स होगी, ये मैक्स होगी तो ये मिन होगी। ठीक है, बट टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो होगी वो it is always a constant line like this. This is the line for your total energy.
टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो होमवर्क में आप क्या करोगे आज? होमवर्क में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.8, 6.8 अच्छे से करोगे, है ना? 6.8 आप खुद से ट्राई करोगे और 6.9 भी एक बार कोशिश करोगे। कल हम फिर यहीं से डिस्कस करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 6.8 एक बार खुद से सॉल्व करोगे और 6.9 एक बार ट्राई करोगे एनसीईआरटी। क्लियर है सबको? यस? ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो, है ना?